हे गाइस वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपके जो पेपर आएगा उसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए या फिर नेवी एयरफोर्स के लिए सीरीज जो चल रही थी उसे हम कंटिन्यू करेंगे। विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप सीरीज़ को कंटिन्यू करिएगा और एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको आर एस सर ने और मयंक भाई ने आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा कि आगे प्रोसेस क्या होगा। जो बिल जो दायर किया गया है उसके माध्यम से जो भी आगे प्रोसेस बढ़ेगा वो आप सबको जो है इन्फॉर्म डे बाय डे किया जा रहा है। तो अब आपको पढ़ाई को भी अपने साथ में रखना है, ठीक है, पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आज की फ़िलहाल की इस वीडियो के अंदर आज आपको 10 क्वेश्चंस देने वाला हूं और इनको एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा जो पेपर में आ चुके हैं। चलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखिएगा, ये जो 4 स्पेलिंग्स दे रखी हैं इनमें से आपको एक सही स्पेलिंग बतानी है और सेपरेट की स्पेलिंग आपको पूछा है एग्ज़ाम। अब ये देखिए, इसमें सेपरेट की जो स्पेलिंग है वो एग्जैक्टली क्या होगा। देखिए, जब आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग थलग कर देना, ठीक है, सेपरेशन। अच्छा, स्पेलिंग क्या होता है हमेशा याद रखना कि SEPARATE क्या होता है, जल्दी बताओ। SAPERATE, सेपरेट। याद हो जाएगा स्पेलिंग, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। तो सेपरेट की स्पेलिंग को हम इस तरह से याद कर लेंगे। तो 4 वाली ये आपको एक सही बताना होता है, 4 स्पेलिंग्स होती हैं गलत, उनमें से एक सही होता है। एक हो गया। अब इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है और ये आपको गलत नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको बस इतना बताते जाऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब हमको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखिए, अगर आपको इस तरह का कहीं पर भी कोई सेंटेंस आपको दिख जाए और बीच में अगर कभी भी ना WH वर्ड दिख जाए तो आपको एक चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना है कि बीच में अगर सेंटेंस में कहीं भी WH वर्ड आ रहा है तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैंने देखा है, पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैंने देखा है कि वो जो WH वर्ड होता है इससे पहले जो एंटीसीडेंट नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग जो होती है वो वर्ब आती है। क्या आती है? एंटीसीडेंट नाउन के ही अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब आती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा। इसका मतलब ये जो WH वर्ड है इसे तो आप बिल्कुल भूल जाइए, आप इसे ऐसे समझो बिल्कुल भूल जाओ। अब बस ये देखो कि इसका जो सब्जेक्ट है, ये जो WH वर्ड से जो पहले आएगा ना उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगा। क्या आएगा? उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो द मैन एक सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर वर्ब आएगा सिंगुलर, तो इसलिए मैं इस हैव को हटा करके यहाँ पर क्या कर दूंगा, हैज कर दूंगा। एकदम डाउट क्लियर, कोई डाउट में परेशानी नहीं रहनी चाहिए जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि यहाँ पर हैज क्यों आएगा। एंटीसीडेंट नाउन का थोड़ा आप याद रखिएगा, आपका जो डाउट बनेगा वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो एंटीसीडेंट नाउन से पहले जो सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसके ही अकॉर्डिंग WH के बाद में जो वर्ब आएगा वो आएगा, ठीक है। अगर इस तरह से कहीं पर भी सेंटेंस आपको डिजाइन किया हुआ अगर दे रखा है तो। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, और ये क्वेश्चंस आपको लगेगा ऐसा कि राम सर ये थोड़ा सा हमको परेशान कर सकता है, बट अगर आप थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो आप पहचान लेंगे इसे। देखिए, यहां पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि एवरी डे न्यू इन्वेंशंस इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यार कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसके बाद या तो ING आती है, अंडरस्टैंड, एक्टिव वॉइस में। अगर ये पैसिव वॉइस बनेगा तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, या तो ING आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा। आपने पढ़ा होगा ना, इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म भी आता है, वो पैसिव फॉर्म होता है, और इज आर एम के बाद INC आता है, वो कंटिन्यूस फॉर्म होता है। गॉट इट? तो ये चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसके बाद जो ये वर्ब दे रखी है ये एक फर्स्ट फॉर्म है जो कि कभी नहीं आती। इज आर एम के बाद फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती, या तो ING आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये आप कंटेस्ट कर लीजिए, चाहे इज आर एम हो चाहे वॉजवर हो, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो फिलहाल में क्या हो जाएगा, ये पैसिव फॉर्म है। क्या है? ये पैसिव फॉर्म है क्योंकि माई एवरीडे न्यू इन्वेंशंस ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि मेक का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? मेड हो जाएगा। याद हो जाएगा? तो ये डाउट आप सभी का एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये भी ना पहचान पाए सर जी, उस टाइम पर प्रेशर होता है पेपर में, हम नहीं पहचान पाएंगे कि ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं। आप इजार एम वॉजवर के बाद ING या थर्ड फॉर्म, ये रूल तो आप देख सकते हो ना, ये देख लिया मतलब आपका ये डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलेगा आगे क्वेश्चन, ये तो मैंने पूरा समझा दिया, आई होप आप सब के समझ में आ गया होगा।
अब देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, ये आपका जो है कुछ क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा मैं सीरीज के साथ रख रहा हूँ ताकि हर टाइप की प्रॉब्लम्स आपका दूर हो जाए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो ये आपका क्वेश्चन टैग का है, और क्वेश्चन टैग अगर आपके पेपर में आता है तो समझो ये तो एक तरह से एकदम नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखना है, कभी भी जब क्वेश्चन टैग आए, गुरुजी हम पहचानेंगे कैसे? याद रखना लास्ट में ये कॉमा दे रखा होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा, ये इसकी पहचान होती है। यानी हेल्पिंग वर्ब होगा, कभी नॉट भी हो सकता है, फिर सब्जेक्ट होता है, अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये आता है आपका क्वेश्चन टैग के अंदर, ये आपको नंबर दिला के जाएगा, इसमें आप कभी गलती नहीं कर सकते। बस दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और आगे आप चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपको ये समझ में कभी नहीं आए हो तो बस इतना याद रखो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब देखिएगा, ऑल पीपल वॉन्ट टू बी हैप्पी। अब एक चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी कि ये सब्जेक्ट है और इसके बाद ये जो वॉन्ट दे रखा है, वॉन्ट दे रखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सेंटेंस में कभी भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, कभी भी आपको इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड ऐसा कभी नहीं दिख रहा और खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग रही है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है टेंस दे रखा है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस दे रखा है और ये वाला सेंटेंस अगर ये पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये जो वाला पार्ट है ये नेगेटिव आएगा। मतलब इसमें जो नॉट है वो शॉर्ट फॉर्म में जुड़ा होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। और हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। जो टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसमें साथ में नॉट आएगा और फिर आगे जो भी सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर कोई नाउन है जैसे राम होता तो ही हो जाता, लड़की होती तो शी हो जाता। अगर ऑलरेडी यहाँ पर अगर प्रोनाउन दे रखा है तो आप जो है उसके वही प्रोनाउन रख देंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे ऑल पीपुल है, यहां पर न तो ही न तो शी, तो आप दे लगाएंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, ये सिंपल है तो इसका मतलब ये नेगेटिव बनेगा, ये कंफर्म है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें नॉट तो दे ही नहीं रखा। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों को पहचानने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वर्ब को हम देखेंगे। क्योंकि डू नॉट जो होता है, डोंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, जबकि जो डिड नॉट होता है ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। सर हमने पहचानना, आपको परेशान नहीं होना, सेंटेंस को ये देखना ज्यादातर क्या होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट का दे रखा होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देख लेनी है, एस या ई एस है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर सेकंड फॉर्म है, तो उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर मैंने क्या बोला था, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नॉट आता है, अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव होता तो पता है इसका क्या बनता, फिर जो ये इसका बनता डू दे, क्या बन जाता है इसका, डू दे। तो बस आपको ये चीज याद रखना है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, मतलब यहां पर नॉट नहीं आता है, और नॉट जो आता है वो जुड़ करके आता है। अब आगे जो आपको मैंने क्वेश्चन लिया है वो लिया है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी आप सबको याद कर लेना है, ये अच्छी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं क्योंकि पेपर में आती हैं। क्या आती हैं पेपर में? ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पूछा है वो पूछा है कि यहाँ पर अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज मतलब किसी का पीछा कर रहे हो, आप सिर्फ ऐसे समझो किसी का पीछा कर रहे हो, वाइल्ड गूज का पीछा कर रहे हो। तो अब एक समझिएगा, इन चारों में से जो ऑप्शन होता है इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो याद कर लेना है आपको। मतलब एक तरह से किसी को बेकार में परेशान करना, क्या होता है, बेकार में परेशान करना होता है, मतलब अ पॉइंटलेस सर्च। आप कोई ऐसी कोई कहीं पर खोज कर रहे हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, एकदम पॉइंटलेस है, जो आपको एक टारगेट नहीं दिया गया है, फिर भी आप कोई सर्च कर रहे हो, उसे ढूंढ रहे हो, अब ये नहीं पता है कि वो क्या आप ढूंढ रहे हो। तो ये समझ में आ गया, देयर इज अ पॉइंटलेस सर्च। मतलब आई हैड बीन सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट पेन बट इट प्रूव टू बी अ वाइल्ड गूज चेज। ये समझ में आ गया। तो इसमें फाइनली क्या हो जाएगा, अ पॉइंटलेस सर्च, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक और इडियम्स एंड फ्रेजेस को मैंने ऐड किया है, ये पेपर में अच्छा है, ये आप समझिएगा। अब ये जो पेपर में पूछा गया था वो पूछा गया था हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने में बड़ा हार्ड है। तो हार्ड ऑफ हियरिंग होता है तो इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही होगा, मतलब टू बी डेफ, जो बिल्कुल क्या होता है, बहरा होता है। कहते हैं ना, प्लीज स्पीक लाउडली, थोड़ा आप जोर से बोलिएगा। आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, मैं क्या हूँ, मैं बहरा हूँ। तो ये हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब सुनने में बड़ा हार्ड है, तो टू बी क्या होता है, डेफ होता है। क्या होता है, टू बी डेफ होता है। सब याद हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। अब देखिए, एक और आपसे मैंने यहाँ पर वन वर्ड ले लिया है, और वो वन वर्ड आपको ये गलत नहीं करना है क्योंकि पेपर में आता ही आता है। तो पूछा क्या गया था कि अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिसीज ऑफ द आइज, ऐसा डॉक्टर जो आंखों का डॉक्टर होता है, बात खत्म।
आँखों का जो डॉक्टर होता है, आँखों की जो भी कमियाँ होती हैं, है ना, उससे संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला जो है वो एकदम सही हो जाएगा, याद करेंगे। और अब आपको मुझे एक और बताना है, ऑर्थोडोंटिस्ट इसका मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है। और ऑप्टिमिस्ट आप बता सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, पेसिमिस्ट क्या होता है। बाय द वे ऑप्शंस ज़्यादा क्लोज नहीं थे, आप आराम से पहचान सकते हैं। आगे देखिएगा, पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा ही खाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा खाता है उसे हम बोलते हैं ग्लटन। ये काफ़ी पुराना वर्ड है, कई बार रिपीट हुआ है, मतलब कई बार मैंने समझा दिया है। ग्लटन, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा खाए उसे ग्लटन बोलते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऊपर वाले मैंने सब कुछ समझा दिए हैं। तो ग्लटन के, अच्छा एक और वर्ड है, देखिए कैनिवल, ये भी अच्छा वर्ड है। कैनिवल क्या होता है? उसे बोलते हैं नरभक्षी, जो इंसानों को खा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैनिवल। ग्लटन समझ में आ गया होगा, जो ज़्यादा खाता है। एक है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब जो मांस वगैरह खाता है। क्या खाता है? जो मांस वगैरह खाता है उसे ये नीचे वाला लिख रहा है, सॉरी, उसे बोलते हैं कार्निवोरस। एक है इसमें ओबेज। ओबेज का मतलब होता है जो मोटा होता है, उसे बोलते हैं ओबेज। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन को आप गलत मत करिएगा, क्योंकि ये वाला मैंने कई बार आपको समझाया है कि इसे हम करते कैसे। देखिएगा, यू आर जूनियर देन मी इन एज। मैंने हमेशा आपको बताया था कि इस वर्ड को आप हमेशा देख लीजिएगा, यानी कि ये जो वर्ड लिख रहा है आपका जूनियर, सीनियर, इंटीफीरियर, अगर इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाता है और जहाँ पर तुलना की जा रही हो और उस वर्ड के पीछे IOR आ रहा है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि इसके बाद जो भी आप कंपैरिजन के लिए लगाएंगे वो हमेशा आप टू लगाएंगे, ना कि देन। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट इससे बनता है। बच्चे अच्छे नहीं पहचान पाते हैं। वो लिख ही रहा है ना, यू आर जूनियर देन मी इन एज, मतलब उम्र में आप मुझसे क्या हो, छोटे हो। तो सोचेगा बच्चा तुलना की जा रही, देन ओके, लेकिन याद रखना है सीनियर, जूनियर, इंटीफीरियर में तुलना होने पर भी आप टू नहीं देन लगा, माफ़ी चाहूँगा, देन नहीं, आपको टू लगा देना है। तो यहाँ पर टू वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो अब टू वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है? तो कौन सा बनेगा? टू मी इन एज। तो ये वाला एकदम क्या हो जाएगा? ये वाला एकदम सही हो जाएगा। एड बताना है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपने सुना होगा। इन्फ्लेशन की आपको स्पेलिंग, एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको लिखनी है। ये पिछली बार एनडीए के एग्जाम में पूछी गई थी। इन्फ्लेशन की स्पेलिंग आपको बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होगा। जिससे मैंने सेपरेट का बताया था, वैसे आपको इन्फ्लेशन का बताना है। ये आपको कमेंट करके बता देना है। इसके बाद आप अपनी तैयारी को भी कंसिस्टेंटली चालू रखिएगा, उससे बिल्कुल होल्ड पे मत रखिएगा और अपने आप को बिल्कुल भी आप परेशान मत करिएगा। पढ़ाई को तो कंटिन्यू रखना ही रखना है आपको, चाहे अब या फिर 2 दिन के बाद, लेकिन पढ़ाई को इसके साथ साथ आप कंटिन्यू करते रहेगा। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनकी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करके आपको आपके एग्ज़ाम तक ले जाऊँगा। आपको पता है कि मार्च में अगर एग्ज़ाम है, अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो आपके पास वक्त क्या है? मात्र 1-1.5 महीने का ही तो टाइम बचा है। अब 1-1.5 महीने में आप सोचिएगा, अगर आप टाइम निकाल देंगे तो 1-1.5 महीने में बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा उस लक्ष्य तक पहुंचना एक बेहतर एक्यूरेसी के साथ में। थैंक यू सो मच।